गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर यूपी बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान इकाई 9 जंतु एवं पौधों में परिवहन भाग 1 को लेकर आई हूँ। और बच्चों, आपको इस इकाई में निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे और सभी टॉपिक बहुत ही रुचिकर हैं। तो टॉपिक नंबर 1 परिसंचरण एवं परिवहन की आवश्यकता। जंतुओं का परिसंचरण तंत्र जिसमें है रक्त, रक्तवर्ग, रक्तवाहिनी, हृदय स्पंदन, रक्त आदान, ब्लड बैंक, पौधों में परिवहन, जाइलम एवं फ्लोएम। आप देखिए बच्चों, आगे जरा सोचिए कि सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः जाती कहाँ है? यह ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का जारण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का जारण होता है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। जब कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का जारण होता है, और भोजन का जारण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति जब कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का जारण होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र पर नजर डालिए। ये जो चित्र दिया है ह्यूमन बॉडी का है, जिसमें आपको स्किन नहीं दिखाई गई है क्योंकि एक्चुअली दिखाना क्या है, वाहिकाएं दिखानी है और हार्ट दिखाना है। और वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, वाहिनियाँ और सिराएं, यानी धमनी और सिराएं। वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सिराएं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये हार्ट है जो कि चेस्ट में स्थित है और ये पिंक कलर का है। और साथ ही साथ ये जो है आपका, ये डार्क कलर की वाहिकाएं जो दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं सिराएं। क्या कहते हैं? सिराएं। इनका कलर ब्लू या ग्रीन होता है। आप देखिए जो रेड कलर की दिख रही हैं, यानी रेड कलर की जो साथ में दिख रही हैं वो हैं धमनियाँ। क्या है? धमनियाँ। धमनियों का काम है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। और सिराओं का काम है, सिराओं का क्या कार्य है कि पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाना। अब देखिए बच्चों, 9.1 में क्या है? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, इसके अंतर्गत है हृदय, रुधिर, वाहिनियाँ, रुधिर या रक्त मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों, हृदय के बारे में देखिए। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशी रचना है। जैसा कि अभी देखा था, कैसा मनुष्य का हृदय की जो शेप है कैसा है? त्रिकोणाकार पेशी संरचना है, जिसका लगभग मुट्ठी के बराबर होती है, जिसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। और हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपरी भाग में जिन्हें आलंद कहते हैं तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिसे निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग में दायां आलिंद, दायां निलय में, दाएं भाग में क्या क्या होता है? दायां आलिंद होता है, दायां निलय होता है। और
दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बायां बायां निलय और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। जैसे दाएं साइड में, हृदय की दाएं साइड में दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग को कहते हैं दायां दायां निलय। उसी तरह बाएं भाग में भी दो भाग होते हैं, जिसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं बायां आलिंद और नीचे वाले भाग को कहते हैं बायां निलय। बायां निलय कहते हैं। अब हृदय के दाएं भाग में दायां आलिंद और दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बायां आलिंद बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों आलिंद तथा दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शीतलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। बच्चों, धक धक की आवाज़ को क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में सामान्यतः 1 मिनट में हृदय कितनी बार स्पंदन करता है या धड़कता है? बताओ बच्चों। 72 बार। अब आप जरा हृदय की संरचना देखिए। आगे है, ये आपका हृदय की खड़ी काठ है। हृदय की संरचना देखिए। हृदय में क्या है? जैसा कि मैंने बताया था अभी, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4। ये देखिए हृदय के 4 चैम्बर। ये जो एक चैम्बर ये रहा है ना, ये आपका बायां साइड है और ये बायां नहीं, बायां 4 चैम्बर है, इसे क्या कहेंगे? आलिंद। ऊपर वाले चैम्बर को कहेंगे आलिंद। बाएं साइड की बात करें तो ये बायां आलिंद और नीचे वाला है बायां निलय। अब इधर आ जाइए, दाएं साइड आ जाइए। दाएं साइड में दायां आलिंद और दायां निलय। अब ये जो आपकी, अब हाँ, ये बायां आलिंद बायां निलय में का कलर आपको रेड दिख रहा है, यानी कि इस बायां आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना बच्चों? और दायां आलिंद और दाएं निलय का कैसा कलर है? नीला। तो इसका नीले का मतलब है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये क्या है आपकी? ये जो है फुफ्फुस सिरा है। क्या है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा है, ये इसकी ओपनिंग कहाँ पर हो रही है? बाएं आलिंद में। और फुफ्फुस सिरा जो है, जो लंग्स से शुद्ध रक्त को लाती है। शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है? यानी फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है? फुफ्फुस सिरा। अब यहाँ आ जाइए, ये नीले कलर की जो दिख रही है, ये फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी का कलर कैसा है? नीला। यानी कि कलर से ही आप समझ जाइए, यानी कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसके ऊपर, फुफ्फुस धमनी के ऊपर देखिए एक बड़ी मोटी सी धमनी है, इसका नाम है महाधमनी। महाधमनी मीन्स, अच्छा, महाधमनी का कलर कैसा है? रेड। इसमें रेड से मतलब है कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त पूरे शरीर को पहुंचाया जाता है। अब बच्चों जरा आप इधर आ जाइए। हाँ, ये आप जो दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये दोनों यानी दायां आलिंद दाएं निलय और बायां आलिंद बाएं निलय के बीच में जो खाली जगह आप देख रहे हो, इसका नाम है यानी कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। क्या है? कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। अब बच्चों नीचे ये देखिए, एक ये जो आपको दिख रही है धमनी, नलिका समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। क्या नाम है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा 2 प्रकार की होती है। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे की तरफ होती है, और सुपीरियर वेना केवा। देखिए सुपीरियर वेना केवा कहाँ है? सुपीरियर वेना केवा ये ऊपर है। इन
वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा का काम है कि ऊपर यानी हृदय से ऊपर का जो पोर्शन है अपने शरीर का, हृदय से ऊपर का पोर्शन है, वहाँ से ये जो है अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। और इन्फीरियर वेना केवा का कार्य है कि शरीर के नीचे वाले भाग से अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? इन्फीरियर वेना केवा। और ये जो है इकट्ठा करके रक्त को कहाँ भेजते हैं? दायां लिंब में भेजते हैं, फिर ये दायां लिंब से दाहिने लिंब में, फिर यहाँ से ये जो ब्लड दायां लिंब से दाहिने लिंब में, दाहिने लिंब से होता हुआ फुफ्फुस धमनी के द्वारा फिर ये कहाँ ब्लड जाता है? लंग्स में जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। और फिर जब रक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में शुद्ध हो जाता है फेफड़ों में, फिर ये शुद्ध ब्लड कहाँ आता है? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा से फिर कहाँ जाता है? फुफ्फुस शिरा से ये फिर बायां लिंब में, फिर बायां लिंब से बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से महाधमनी से होकर के पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है। इसी तरह का क्रम चलता रहता है और हमारे शरीर में इस तरह से शुद्ध ब्लड पहुंचता रहता है और अशुद्ध ब्लड लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंचता रहता है। तो बच्चों अब ये देखना है हृदय के बारे में कि संकुचन की इस अवस्था में यानी संकुचन की इस अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है। जब आपका जो आलिंद है, आलिंद में संकुचन होता है तो संकुचन की स्थिति में ब्लड जो आलिंद में भरता है जिससे कि जो बाल्ब खुल जाते हैं और बाल्ब के खुलने से ब्लड निलय में पहुंचता है। तो वही है कि संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शीतलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं यानी शिरा द्वारा आता है। यानी हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से किसके द्वारा आता है? शिराओं द्वारा आता है। और शिराओं द्वारा आता है और हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। यानी हृदय से धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से धमनी के द्वारा रक्त पहुंचता है। आइए जानें हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है। हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है, आइए जानें। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आता है। शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। और फिर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम निम्न फ्लो चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। ये जो दिया है ये आपके लंग्स हैं। लंग्स फेफड़े में क्या है? ये फेफड़े में जब अशुद्ध रक्त शुद्ध हुआ तो शुद्ध होकर के क्या फुफ्फुस शिरा के द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा के द्वारा क्या होता है? ये
पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो है लंग्स में भेजा जाता है ब्लड को शुद्ध करने के लिए। आगे देखिए, इस चार्ट के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ आइए, सबसे पहले फेफड़े के पास आइए। फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। फेफड़े में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, यानी प्योर होता है ब्लड। जब प्योर होता है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा? बायां लिंद में। कहाँ? बायां लिंद में। बायां लिंद से बाएं नीले में। फिर ये ऑक्सीजन युक्त ही है। फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ जाएगा? शरीर के सभी अंग में। अब जब शरीर के सभी अंग में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुँचा दिया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें क्या रह जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो अशुद्ध होता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। कहाँ जाएगा? अब अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? सबसे पहले दाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में जाएगा। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में। अब ये चूँकि ये कैसा है ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, और दायां निलय से अब जाएगा फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है या प्योर होता है ब्लड। आगे देखिए बच्चों, अब खास बात बच्चों इसमें ये है कि हमेशा से ये होता है कि सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। सिराएं हमेशा पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय में भेजती हैं, ठीक है ना। और धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से यानी हार्ट से शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम करती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि शरीर में फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर ले जाती है। फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त ले जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। या फिर हम कह सकते हैं कि फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और फुफ्फुस शिरा में कैसा बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत खास हैं। फुफ्फुस लगते ही इनका काम उल्टा हो जाता है, यानी फुफ्फुस शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस लगते ही काम इनका उल्टा हो गया। यानी फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस धमनी में कैसा? अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। यदि आप अपने वक्ष के बाएं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपकी हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का, यानी आम बोलचाल में उसे आला कहते हैं। क्या कहते हैं? आला। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं कि अपने दाहिने हाथ की मध्यमा तथा तर्जनी उंगली को बाएं हाथ की कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको धड़कन महसूस होती है? यहाँ धड़कन क्यों होती है? दरअसल ये धड़कन नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहलाती है। ये धड़कन नाड़ी स्पंदन या फिर नब्ज कहलाती है, जो हृदय द्वारा धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आप महसूस कीजिए ये स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। आप देखेंगे कि नाड़ी स्पंदन हृदय स्पंदन दोनों की संख्या बराबर ही होती है। प्रायः डॉक्टर या वैद्य नाड़ी स्पंदन या हृदय स्पंदन की गति से स्वस्थ होने का अनुमान लगा लेते हैं। रुधिर वाहिनियाँ। अब देखिए बच्चों, रुधिर वाहिनियों के बारे में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियाँ पाई जाती हैं।
जिन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ। धमनियाँ क्या हैं इसके बारे में देखिए। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। धमनियाँ गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। शिराएँ देखिए, ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में कम गहराई यानी ऊपरी सतह में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर की विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। यानी शिराओं का काम है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली, किसकी? शिराओं की पतली कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है और इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। तो बच्चों, शिराओं में पाए जाने वाले कपाट का क्या काम है? यानी रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। कपाट जो है रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। जिधर से रक्त इकट्ठा किया गया है उधर नहीं जाने देते हैं। केशिकाएँ शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाने केशिकाएँ जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ तथा शिराएँ ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाने वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ शिराएँ ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। बच्चों, अब देखिए ब्लड के बारे में। शरीर पर खरोंच लगने या कहीं पर कट जाने से लाल रंग का बहने वाला तरल पदार्थ आपने जरूर देखा होगा। बच्चों, यह रुधिर या रक्त होता है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी मीन्स जिसमें मेरुदंड पाया जाता है वे सब जंतु क्या कहलाते हैं? कशेरुकी। जैसे मछली, मेढक, छिपकलियाँ, चिड़ियाँ, बकरी या फिर मनुष्य। ठीक है ना? कुछ आकशेरुक जंतुओं में रक्त पाया जाता है। कुछ आकशेरुकी जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का न होकर कैसा होता है? रंगहीन होता है या अन्य रंगों का होता है। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर क्या करता है? रुधिर का क्या काम है, क्या कार्य है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य है। यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है ना? मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो? रुधिर कणिकाएँ हैं और नेक्स्ट है प्लाज्मा। अब रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? अब आप देख रहे हैं ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई, ये संरचना है जो ब्लड की जो संरचना है, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाली संरचना है जो मनुष्य के रक्त की कणिकाएँ हैं। ये सब क्या है? मनुष्य के रक्त की कणिकाएँ हैं ब्लड में। ठीक है ना? अब हम रुधिर कणिकाएँ क्या है? रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बनता है, रुधिर कणिकाओं से। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर आ, लाल रुधिर कणिकाएँ जिन्हें कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और बा, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जिसे कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और नंबर सा, रुधिर प्लेटलेट्स। अब लाल रुधिर कणिकाएँ यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स सर्विसेज के बारे में देखते हैं।
लाल रुधिर कणिकाएँ गोल तस्तरी नुमा दोनों ओर पिचकी यानी उभयावतल उभयावतल हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। ये जो आपको दिख रही हैं रुधिर कणिका हैं, लाल रुधिर कणिका हैं, और ये जो हैं ये अलग अलग शेप की होती हैं, तस्तरी नुमा गोल उभयावतल होती हैं, और ये जो है एक प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कवर्ड रहती हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा रहता है, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं बच्चों, इनमें कोई कुछ बीच में दिखाई पड़ रहा है नहीं, इसमें कोई केंद्रक जैसी संरचना है नहीं, अर्थात इसमें एक विशेष लक्षण है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में विशेष लक्षण है जो है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक विहीन होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। ये जो आरबीसी है जो इसके प्लाज्मा से कवर्ड रहती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। और इन कणिकाओं का जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन तक का होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ शरीर में कहाँ पर बनती हैं? अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं। तो बच्चों, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर बनती हैं? हड्डियों की अस्थिमज्जा में। और भ्रूण में ये कणिकाएँ यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। अब लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं वो देखिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड की लाल रक्त कणिकाएँ ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्डिंग करके इनका परिवहन करती हैं। अब देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या WBC क्या है। ये रुधिर कणिकाएँ ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है। ये अब देखिए ये कौन सी कणिकाएँ हैं, WBC हैं, और इसमें बीच में एक संरचना है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक WBC में केंद्रक अलग अलग शेप के होते हैं। इसमें देखिए केंद्रक का शेप अलग है और इसमें इस तरह से है ना। तो ये कणिकाएँ अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होता है। WBC में कोई वर्णक नहीं, कोई रंग नहीं होता, इसलिए इन्हें रंगहीन कहते हैं। ये प्लीहा में बनती हैं, यानी WBC कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? प्लीहा में। जबकि RBC कहाँ बनती थी? RBC हड्डियों की अस्थिमज्जा में बनती थी। और देखिए WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। ये कणिकाएँ भी कई प्रकार की होती हैं, इनका शेप भी कई प्रकार का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, यानी सुरक्षा करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न हो। और श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएँ शरीर में अशक्त टूटी फूटी कोशिकाओं का भी भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। यानी इनके क्या कार्य हो गए? WBC के क्या क्या कार्य हो गए बच्चों? एक तो ये रोगाणु या दूसरा परजीवी जब आता है तो उसका क्या करती हैं? उसका भक्षण करती है। क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। यानी जब कोई भी रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो अपनी इनकी संख्याओं में वृद्धि कर देती हैं, जिससे ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं जिससे कोई शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। इसके अलावा क्या करती हैं? ये रुधिर
श्वेत रुधिर कणिकाओं में कोई श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो हैं आसक्त या टूटी हुई कोशिकाओं का अभिभक्षण करती हैं, जिससे रुधिर की सफाई करने का काम भी ये करती हैं। अब आगे देखिए बच्चों, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स या फिर उनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। हाँ, रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, बाइकॉन्वेक्स प्लेटनुमा होती हैं और 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। तो बच्चों, पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें। और तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी।